हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज की इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की जो बुक है हिस्ट्री की 6 to 12 उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा जो चैप्टर 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सवाल आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। उससे पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप अपने पड़ोस के बारे में क्या जान सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हम अपने पड़ोस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हमारे पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब आप दे सकते हैं। उसी तरह अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इसके अलावा हम जो आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि उस टाइम के बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से गीत गाते थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं, जो अतीत में हुआ हो। अब सवाल आता है, लोग कहाँ रहते थे। देखिए, जैसे आज के ज़माने में अगर किसी को पढ़ाई करना है या किसी को काम करना है, तो वो क्या देखता है सबसे पहले कि वहाँ जहाँ पे वो जा रहा है वहाँ पे उसे काम मिले। या पढ़ने जा रहा है तो पढ़ाई का माहौल हो, वहाँ पे वो उसके रूम से ज़्यादा दूर ना हो। यानी वो तमाम सुख सुविधाएं जो वो चाहता है और वहाँ पे वो उसे मिले। जो आरंभिक मानव थे उनको सबसे पहली ज़रूरत क्या थी? भोजन की, पानी की, रहने की। तो खासकर वो ऐसे जगहों को चुनते थे जहाँ पे उन्हें रहने के लिए गुफा मिले, खाने के लिए भोजन मिले, शिकार करने के लिए जानवर मिले, फल मूल और पानी भी पर्याप्त मात्रा में हो। झील वगैरह, खासकर ऐसे ही जगहों पे वे रहते थे। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब देखिए, जैसे हम कहीं पे रहते हैं तो हम आसपास के जगह से पूरी तरीके से परिचित होते हैं। उसी तरह जो आरंभिक लोगों में से कुछ ऐसे थे जो कुशल संग्राहक थे। वे अपना भोजन जो है, भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी वो जंगल से जो है भोजन के लिए जड़ें, फलों, जंगल के अन्य उत्पाद, वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे क्योंकि वे आरंभिक मानव थे। उन्हें जो अ, फसल उगाने की जो प्रक्रिया है, फसल उगाने की जो विधि है, उससे वो परिचित नहीं थे। ये तब की बात है जब पाषाण काल के समय का बात है। तो उन्हें उतना अनुभव नहीं था, उन्हें उतना नॉलेज नहीं था कि यहाँ फसल कैसे उगाते हैं। तो वे क्या करते थे? शिकार करते थे। जो फल मूल था उसे तोड़ के खाया करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान मिले जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों को उपजाना आरंभ किया। देखिए, हमें अभी तक जितने भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी स्रोत मिले हैं, उससे ये पता चला है कि जो मानव थे, आरंभिक मानव थे, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी चीज़ कोई फसल उगाया, वो गेहूं और जौ था। और ये कब किया उन्होंने? आज से लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। और अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले देखें तो 6,000 ईसा पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। देखिए, बात यहाँ पे ये आता है कि जब उन्होंने पहली बार फसल उगाया तो वहाँ से अस्थाई कृषि का आरंभ हुआ। आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। जब उन्होंने पहली बार फसल उगाया तो आरंभिक जो अस्थाई कृषि है उसका आरंभ हुआ। अस्थाई कृषि आरंभ होने के साथ उन्हें महसूस हुआ कि अस्थाई बस्ती भी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फसल लगाते हैं तो इसे काटने के लिए, इसका उपभोग करने के लिए
हमें पर्याप्त समय चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे बस्ती बसाई। जब उन्होंने बस्ती बसाई तो उन्हें ये भी महसूस हुआ कि अपने फसलों को, जो आदमखोर जानवर है और खुद को आदमखोर जानवरों से बचाना चाहिए, तो उन्होंने कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया जो आदमखोर नहीं थे। ये लोग गांव में रहते थे, जैसे हम आज गांव में, शहर में रहते हैं, तो इस टाइप से वो गांव में रहते थे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। यानी हम सभी जानते हैं कि जो मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, वहाँ पे सबसे पहले जो है चावल के जो है साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ आरंभिक नगर के बारे में। जो सिंधु और उसके सहायक नदी है, उसके किनारों पे आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर जो है फले फूले। वहाँ पे इसलिए फूले फले क्योंकि वहाँ पे वो वातावरण जो है ना उसके अनुकूल था। वहाँ पे नदी थी, उपजाऊ जो है भूमि था, वहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं था, समतल एरिया था। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके डिमांड जो होता है, जैसे खाने के लिए, रहने के लिए, ये सारी जो है ना चीज़ें वहाँ पे उन्हें मिल रहा था। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटीय तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी हम देखते हैं कि जो हमारा बिहार है, वहाँ पे जो मगध साम्राज्य है, उसके बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। तो मगध साम्राज्य के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि इसका जो विकास हुआ वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जो है मगध साम्राज्य का विकास हुआ। और इसके जो शासक थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया। यानी समय के साथ उन्होंने इस साम्राज्य को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, जहाँ पे हमारा जो प्यारा भारत है उसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब मिलके एशिया का एक छोटा सा महाद्वीप का जो है ना निर्माण करता है। इसीलिए जो है हम इसको उपमहाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वत में यह जो है बटे हुए हैं, इसलिए इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि अपने देश का नाम कैसे पड़ा, या देश के नाम जैसे आप सुनते होइएगा इंडिया, भारत, ये कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में इंडस कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। हम सभी जानते हैं कि सिंधु नदी के उस साइड में जो है ईरान, यूनान, और इस साइड में जो है हमारा प्यारा भारत है। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि प्रदेश है उसको इंडिया कहा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कब उन्होंने कहा, तो 2500 वर्ष पूर्व। किसने कहा, तो ईरानियों और यूनानियों ने। क्या कहा, तो हिंदोस या अथवा इंदोस। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। जो भरत, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, क्योंकि आपने सुना होगा कहानियों में कि जो महाराजा भरत थे उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। देखिए ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है। हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो जो समूह था, जो कबीला था भरत, उसके बारे में जो है ना आपको ऋग्वेद में मिलेगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और बाद में धीरे धीरे इसका प्रयोग जो है
अपने देश के लिए होने लगा। अभी तक हमने जाना क्यों, कब, कहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं कैसे, यानी कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में अभी आपको बताया कि हम कैसे लोग रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, शिकारी जो है कैसे शिकार करते थे, पुरोहित क्या करते थे, शासक क्या करते थे, इन सब की जानकारी हमें कैसे हो मिल सकता है। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए वैसे बहुत सारे स्रोत हैं। आपके जो क्लास 6 के बच्चों के लिए जो बुक में दिया गया है वो इनफ है। देखिए, अतीत की जानकारी की हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, माने कई तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अतीत के बारे में। इसके लिए जैसे आपको पता होगा, आपने सुना होगा, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और अभिलेख वगैरह। देखिए, इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तक, जो पुस्तकें हैं उनको ढूंढना और उन्हें क्या करना, पढ़ना। यानी पहला तरीका तो ये हो गया। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो तब की बात है जब लोगों ने लिखना पढ़ना समझ गए थे, उनसे पहले के हम बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो उनसे पहले के बारे में या उससे पहले के इतिहास के बारे में हमारे पास जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य है। क्योंकि उस टाइम जब आरंभिक मानव है, जैसे आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वे लोग उस टाइम शिकार करने के लिए या कपड़े सिलने के लिए अलग अलग पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे। और औजारों की प्रकृति के हिसाब से नाम पड़ा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। अब बात करते हैं, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी ये जो है पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है, इसलिए इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ, से निकलता है। यानी अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मेनुस से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। यानी हाथ से लिखे होने के कारण इसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक जो पेड़ के छाल हैं, उसको विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए, आज जैसे हम कॉपी पेज वगैरह पे लिखते हैं, तो ये एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। अब जिस भी चीज़ से तैयार किया जाए, एक विशेष तरीके से तैयार किया जाता है, तब उस पे लिखते हैं। ठीक उसी तरह उस टाइम के जो मानव हैं, जितना उन्हें नॉलेज था, जितना उन्होंने अपने आप को डेवलप किया था, उस हिसाब से उन्होंने उस टाइम में कुछ ऐसा तैयार किया जिसपे उस लिखे और वो कई दशकों तक जो है संरक्षित रहे। उसमें से तो बहुत ऐसे पांडुलिपि है जो नष्ट हो गए हैं, उसमें से कुछ बचे हैं जिन्हें आज पढ़ा गया है पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के द्वारा। ये प्रायः ये पांडुलिपि है मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं। देखिए, ये प्रायः पांडुलिपि जो है ना, मंदिर में मिलते हैं और विहारों में मिलते हैं, और इनमें से कई जो है संस्कृत में लिखे मिलते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान थे उन्होंने। जबकि अन्य जो है प्राकृत और तमिल में भी है। यानी प्राकृत में भी मिलेगा आपको, तमिल में भी मिलेगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते थे। प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है वो आम जन की बोली थी और वही लोग इसे यूज करते थे। अब बात आता है अभिलेखों की। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, अभिलेख क्या होता है, किसी पत्थर या कठोर सतह पे कुछ उत्कीर्ण किया जाता है। जैसे आप देखते होइएगा आजकल सड़क वगैरह बनता है या मंदिर वगैरह बनता है, वहाँ पे कुछ बोर्ड लगा के लिख दिया जाता है इसको फलाने ने बनाया। वहाँ पे ये लिख दिया जाता है कि यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इससे पता चल जाता है कि ये प्रधानमंत्री का योजना है, या इन्होंने बनाया है, या ये मुख्यमंत्री ने बनाया है, या मंदिर इसने बनाया है। ठीक है, तो क्या हो गया, अभी के परिप्रेक्ष्य में वो अभिलेख हो गया। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पे उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए, इनको पत्थर या धातु के जो है ना कठोर सतह पे उत्कीर्ण किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। देखिए, यही एक साधन नहीं है, इसके अलावा बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जिनको
अतीत में बनाया गया और उनका प्रयोग किया गया। जैसे आप देख सकते हैं आ, मिट्टी के बर्तन, पक्की मिट्टी के बर्तन, ईंट से बनी इमारत, पत्थरों के बने घर, मूर्तियाँ, अलग अलग जो है ना वस्तुएं वहाँ पे मिलता है। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते हैं। यानी जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे ईंट के, पत्थर के, कोई भी औजार हो गया, मूर्ति हो गया, आभूषण हो गया, कुछ भी, इसके जो अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट की बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वे इमारतों के अवशेष, चित्रों के, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, पता लगाते हैं ये किस काल का है, कब, कितना पुराना है। वे औजारों, हथियारों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब देखिए उनका काम ही है कि अतीत में या अतीत से कोई भी वस्तु प्राप्त करना हो, या कहीं पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, छानबीन करते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी अथवा धातु से बने हो सकती है। पांडुलिपि और अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आप देखते होइएगा ना कि यहाँ से ये स्रोत मिला है, वहाँ से वो स्रोत मिला है, चाहे वो पांडुलिपि हो, अभिलेख हो, या पुरातत्व द्वारा जो है, जो भी खुदाई में वस्तुएं मिलती हैं उसको वे लोग क्या बोलते हैं, इतिहासकार स्रोत शब्द कहते हैं। और इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी जो अतीत का अध्ययन करता है उसको हम इतिहासकार कहते हैं। देखिए कंधार से जो है सम्राट अशोक का एक अभिलेख मिला है, जो आप आधुनिक अफगानिस्तान में है। उस पे जो लिपि मिली है वो लगभग 2250 वर्ष पुरानी है। उस पे जो लिपि मिली है वो लिपि क्या है, आपको यूनानी तथा आर्मेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। यानी जो अभिलेख है उस पे आपको दो लैंग्वेज मिलेगा, दो लिपियाँ मिलेगी, कौन कौन, यूनानी तथा आर्मेइक। अब हम बात करते हैं तिथियों का मतलब। देखिए तिथियों को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली में हम आज जो तिथि यूज करते हैं और उसके लिए एक मानदंड बनाते हैं। जैसे आप स्केल पे देखते होंगे ना, जीरो, जीरो से पहले उधर माइनस का होता है, इधर पॉजिटिव का होता है। तो हम लोग तिथियों का मतलब समझने के लिए, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए कुछ मानदंड बनाए। उसके लिए हमने क्या किया, जो ईसा मसीह है उनके जन्म को जो है ना एक नॉर्मल एरा माना, माने कॉमन एरा माना, एनोडोमिन माना। और उनसे पहले के जो थे उनको हमने क्या बोला, बिफोर में, या ईसा पूर्व। ठीक है, उसको क्या बोला, ईसा पूर्व। देखिए इस अगर हम कहते हैं कि 2000 वर्ष, तो 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद, 2000 वर्ष बाद। यानी अगर हम 2000 कहते हैं तो यानी उसका मतलब क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। अगर हम कहते हैं कि 2000 वर्ष ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व। इसके अलावा आपको जो है बहुत ऐसे जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे आपको मिलेगा, क्या मिलता है, मिलता है बीसी, यानी ईसा पूर्व। और कहीं पे यानी बिफोर क्राइस्ट होता है उसका, यानी ईसा पूर्व। और कहीं कहीं आपको मिलता है क्या, एडी, यानी कहीं पे मिलता है आपको बीसी, और कहीं पे मिलता है आपको क्या, एडी। यानी जो बीसी होता है उसका क्या मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, यानी ईसा मसीह के जन्म के साल से। ठीक है। अब देखिए कहीं कहीं पे आपको एडी की जगह सी लिखा मिलता है, एडी के जगह पे जो है आपको कहीं कहीं पे क्या मिलता है, सी मिला रहता है। यानी सी का मतलब हो गया कॉमन एरा, यानी वही एनो डोमेन और कॉमन एरा दोनों सेम है। ठीक है, एनो डोमेन और सी जो है दोनों सेम है, कॉमन एरा। और कहीं कहीं पे आपको बीसी के जगह पे बीसीई रहता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। यानी कहीं कहीं पे आपको बिफोर कॉमन एरा रहता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। दोनों जो है सेम है। और ऐसा हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आजकल विश्व में जो है ना अधिकांश देश में अब सामान्य जो है ना एक ही टाइप के कैलेंडर यूज होते हैं।
इसलिए लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको बीपी भी मिलता है, जैसे इग्नू वगैरह के बुक में जो है ना बीपी वगैरह लिखा रहता है, तो वो उन्होंने क्या किया है, बिफोर प्रेजेंट, उसका मतलब हुआ बिफोर प्रेजेंट, यानी अभी से, वर्तमान से पहले, यानी वर्तमान से पहले या अभी से पहले आप बोल सकते हैं, यानी वर्तमान से पहले। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की। अभी आपको मैंने बताया कृषि का जो आरंभ है आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के जो प्रथम नगर थे उसका जो विकास हुआ कब हुआ, लगभग 2700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के जो नगर है मगध का बड़ा राज, ठीक है, वो कब बना, उसका जो, वो कब अस्तित्व में आया, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।